हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जर्नी में टुडे वी आर हियर विद आवर सेकंड वीडियो। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर सकें। मोस्टली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें मैथ्स में और रीजनिंग में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सेम। So we will be targeting all the topics, all the type of questions which are asked in various type of competitive exams. जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं वो वही हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं. So right now, we are taking mixed question. Later on, we will be making videos separately, even topic wise even. So let's start with the question. The first question is, in a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. दैट मीन्स एक स्कूल है उसमें हर स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया गया है. तो जो स्टूडेंट फुटबॉल के प्लेयर हैं उनको जो नंबर दिया गया है दैट इज डिविजिबल बाय 4. यानी कि जो स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको नंबर्स असाइन हुए हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं. दैट मीन्स 4, 8, 4 3s are 12, 4 4 is 16, 4 5 are 20. All these are the numbers which are assigned to the students who are football player. Now, whereas a student is a cricketer if and only if identification number is divisible by 6. यानी कि कोई भी स्टूडेंट क्रिकेटर होगा यदि उसको जो असाइंड नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा. यानी यदि क्रिकेटर है तो उसका जो नंबर होगा वो यानी 6 होगा, 12, 6 3s are 18, 6 4 is 24. ऑल दीज विल बी द नंबर्स. मतलब ये अगर नंबर है तो वो जो स्टूडेंट होगा वो एक क्रिकेटर होगा. Now, if every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? So 1 से लेके 100 तक हर नंबर किसी ना किसी स्टूडेंट को असाइन किया गया है. तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और जो फुटबॉल भी खेलते हैं. Now see, फुटबॉल खेल रहे हैं वो स्टूडेंट को नंबर असाइन है 4, 8, 12, 16, 24 से डिविजिबल. जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको नंबर असाइन है 6 से डिविजिबल, दैट इज 6, 12, 18, 24. सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, 12 इज कॉमन फॉर बोथ द टू. मतलब जो 12 नंबर जिस भी स्टूडेंट को असाइन हुआ है वो फुटबॉल भी खेल रहा है, वो क्रिकेट भी खेल रहा है. यानी वो नंबर्स इफ वी विल बी टेकिंग एलसीएम ऑफ योर 4 and 6, तो जो भी नंबर आएगा LCM of 4 and 6 if we will be calculating. So how to calculate the LCM? 4 and 6 we have taken, both are divisible by 2, so we are writing it 2 over here. 2 2s are 4, 2 3s are 6. Then again this is divisible by 2, so 2 1 is 2, 2 3 is not divisible, so we have taken it as it is. Then 3 we will be taking. So LCM of 4 and 6 will be 2 multiplied by 2 multiplied by 3. This will be the LCM. That is 2 2s are 4 and 4 3s are 12. यानी कि जो 12 से मल्टीपल जो भी नंबर है वो जिस भी स्टूडेंट को असाइन होंगे वो स्टूडेंट फुटबॉल भी खेलेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे. अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 2s are 8, 4 3s 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 is 24. So 24 is here also and is here also. मतलब जिस स्टूडेंट को 24 असाइन होगा वो फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है. हाउ वी आर गेटिंग दीज नंबर? सो ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ योर 12 बिकॉज LCM ऑफ 4 and 6 is 12. तो जिस भी स्टूडेंट को 12 के मल्टीपल्स में नंबर असाइन होंगे वो स्टूडेंट फुटबॉल भी खेलेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे. नाउ टेक द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 12. 12, 12 2 is 24, 12 3 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60, 12 6 is 72, 12 7 is 84, 12 8 is 96, 12 9 is 108. Now see, 108 is greater than your 100 because number जो असाइन हुए वो 1 to 100 असाइन हुए, तो 108 we won't be counting because it is greater than your 100. So कितने स्टूडेंट होंगे जिनको आपके 12 के मल्टीपल्स नंबर असाइन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. So there will be total of 8 students जिनके पास जो numbers होंगे वो assigned होंगे, जो उनका identification number होगा that will be multiple of 12. That means these students जिनको भी ये नंबर असाइन हुए हैं वो सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल प्लेयर भी हैं और जो क्रिकेटर भी हैं. So answer will be your 8 number of students will be there. Now the second question is, when a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. Means when crossed 12 kilometer, जब 12 किलोमीटर
क्रॉस किया किसी रनर ने, तो शी हैज कंप्लीटेड 80% ऑफ द रेस शी हैज कंप्लीटेड when she has crossed your 12 kilometer. How many kilometer was the runner supposed to run in this event? So we are assuming कि हम assume कर लेते हैं कि टोटल जो आपकी रन करना था, टोटल जो किलोमीटर्स रन करना है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज योर x किलोमीटर. टोटल जो आपका रनर है उसको x किलोमीटर का डिस्टेंस रन करना है, कवर करना है. अब इस टोटल x किलोमीटर का 80% कितना गिवन है हमें? 12 किलोमीटर्स, क्योंकि जब रनर ने 12 किलोमीटर क्रॉस किया तब उसने 80% ऑफ द रेस कवर की थी. 80% ऑफ द रेस मतलब 80% ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, और टोटल डिस्टेंस हमने अज्यूम किया कि x किलोमीटर कवर करना था. मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ वी विल गो, सो 80% of x, that means 80% of the total distance to be covered, it is equivalent to your 12 kilometer. So 80% means 80 upon 100 multiplied by off, whenever we are taking off, that means multiplication into x is equivalent to your 12. Now 0 0 cancelled, 2 4 is 8, 2 5 is 10. Now 5 is in denominator, we will be transposing it, it will go in multiplication, and 4 is in multiplication with x, so 4 will go in division. So what the value of x will be? X will be 12. This 5 will go over here in multiplication, and this 4 will go over here in division. 4 3s are 12, so 3 multiplied by 5 will be your 15 kilometer. मीन्स जो रनर था उसको टोटल जो डिस्टेंस कवर करना था दैट वाज योर 15 किलोमीटर, और जब उसने 12 किलोमीटर्स कवर किया, अप टू दैट टाइम उसने 80% ऑफ द रेस कवर कर ली थी. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू बी इज योर 15 किलोमीटर. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस. Question number 3. Raju has rupees 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. मतलब राजू के पास इस समय 9,000 रुपीज हैं और उसे कोई हैंडसेट परचेज करना है, लेकिन वो क्या देखता है कि उसके पास जो अमाउंट है, मतलब जो 9,000 रुपीज है, वो जितना टोटल अमाउंट उसको रिक्वायर्ड है हैंडसेट खरीदने के लिए, उसका केवल 75% ही है. Therefore he borrows rupees 2,000 from a friend. अब क्योंकि उसके पास 75% ही था टोटल अमाउंट का, इसलिए उसने क्या किया, 2,000 रुपीज अपने फ्रेंड से और बोरो किए, उसने उधार ले लिया. So what will be the condition? What will happen after that? So see, right now he is having your 9,000 rupees, and 9,000 rupees is your 75% of the total amount required to buy the handset. So we are assuming that the cost of your handset, let cost of handset is your rupees x. टोटल कॉस्ट जो हैंडसेट का है वो हमने अज्यूम कर लिया कि x रुपीज है. अब इस टोटल जो हैंडसेट की जो कॉस्ट है उसका 75% कितना गिवन है हमें? 9,000 गिवन है, यानी कि 75% ऑफ x इज योर 9,000 रुपीज. 75% means 75 upon 100 multiplied by x is given to us as your 9,000 rupees. Now 25 3s are 75, 25 4 is your 100. So what the value of x will be? X will be 9,000, because 4 जो है वो x के division में है, so if we will transpose it, it will go in multiplication, और 3 is in multiplication with x, 3 multiply हो रहा है x से, so when we will transpose it, it will go in your division. So 3 3s are 9, so it is 3,000, and 4 3s are 12. So total cost of your handset is rupees 12,000. जो हैंडसेट की कॉस्ट है वो 12,000 है, बट ही वॉज हैविंग 9,000 ओनली. अब उसने क्या किया, 2,000 बोरो किया. अब 2,000 बोरो किया तो अब नाउ हाउ मच मनी ही इज हैविंग? सो राजू इज हैविंग 9,000 plus 2,000, that is your 11,000 rupees he is having, but the cost of the handset is your 12,000. So right now even मतलब 2,000 उधार लेने के बाद भी अभी भी उसके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि वो हैंडसेट को परचेज कर सके. सो व्हाट्सएवर द ऑप्शंस विल बी देयर, इन दैट इट विल बी रिटन दैट इट इज स्टिल ही इज हैविंग इनसफिशिएंट अमाउंट टू परचेज द हैंडसेट, एंड दैट विल बी द ऑप्शन, बिकॉज जो हैंडसेट का कॉस्ट है वो 12,000 है और बोरो करने के बाद भी ही इज हैविंग 11,000 ओनली. सो इधर ऑप्शन विल बी कि 1,000 से ही इज लेकिंग, स्टिल 1,000 कम है उसके पास हैंडसेट परचेज करने के लिए. अदरवाइज द ऑप्शन विल बी कि ही इज नॉट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट टू परचेज द हैंडसेट.
The next question is, in 2002, Meenu's age was 1/3 of the age of Meera. जो 2002 है उसमें मीनू की जो एज है वो 1/3 है ऑफ द एज ऑफ मीरा. अगर हम अज्यूम कर ले कि मीरा की जो एज है, मीराज एज इन 2002 इज योर 3 times of x. वी हैव अज्यूम्ड कि मीरा की जो एज है 2002 में वो 3x है. तो मीनू की जो एज है वो 1/3 है मीरा की एज की. तो मीनूज एज इन द ईयर 2002 विल बी 1/3 ऑफ दिस मीराज एज. इस मीरा की जो एज थी उसकी 1/3 है. सो इट इज योर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय योर 3x, दैट इज योर x. Why we had taken 3x? क्योंकि उसका जो मीरा की एज थी उसकी 1/3 थी मीनू की एज. So that's the reason we have taken Mira's age in the year 2002 as your 3x. Now अगर मीरा की एज 2002 में 3x है तो मीनू की एज 2002 में कितनी है? It will be your x only, 1/3 of 3x, that is your x. Now whereas in 2010 means after 8 years, 2002 से 2010, that means after 8 years, Meenu's age was half the age of Meera. What is Meenu's year of birth? हमें क्या फाइंड करना है कि मीनू का ईयर ऑफ बर्थ क्या है. अब 8 years के बाद 2002 से 2010 हो गया है. तो आफ्टर 8 years अगर हम बात करें, आफ्टर 8 years और यू कैन से इन द ईयर 2010, इन 2010 मीरा की एज कितनी हो जाएगी? मीराज एज विल बी 3x प्लस 8. क्योंकि हम आफ्टर 8 years बात कर रहे हैं. अगर 2002 में 3x थी उसकी एज तो आफ्टर 8 years 2010 में कितनी हो जाएगी? मीरा की एज हो जाएगी 3x प्लस 8. और मीनू की एज कितनी हो जाएगी? मीनूज एज विल बी x प्लस 8. जो मीनू की एज होगी आफ्टर 8 years, दैट मीन्स इन द ईयर 2010, मीराज की एज होगी 3x प्लस 8 और मीनू की एज होगी x प्लस 8. नाउ व्हाट इज द रिलेशन गिवन? कि मीनूज एज, दैट मीन्स दिस मीनूज एज was half the age of मीरा. यानी कि जो मीनू की एज है दैट इज योर x प्लस 8. ये मीनू की एज है, ये है हाफ ऑफ द एज ऑफ योर मीनू. तो मीनू की एज क्या है? 3x प्लस 8. इसकी हाफ है मीनू की एज. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1/2. सो दिस इज द रिलेशन. आफ्टर 8 years, दैट मीन्स इन द ईयर 2010, जो मीनू की एज है दैट इज योर x प्लस 8 is half of the age of Meera. Meera की age है 3x plus 8. So it will be half of 3x plus 8. So this will be the relation. Now we will be solving this relation and we will be finding the value of x. Now see, this 2 is in division. We can write this as your like this also. 1/2 से multiply करना था तो we have taken it like this. Now 2 will be multiplied by your x plus 8. Cross multiplying we are. So it will be 2 will be multiplied by your x plus 8. It is equivalent to your 1 multiplied by 3x plus 8, that is your 3x plus 8 only. Now 2 multiplied by x will be 2x. 2 multiplied by 8 will be 16. It is equivalent to 3x plus 8. Now we are taking 8 in LHS part and 2x in your RHS part. हम transpose करते हैं. So it will be 16. This plus 8 will become minus 8. 3x, this 2x will become minus of 2x. So 16 minus 8 will be your 8. 3x minus 2x will be x. That means value of x is your 8. 8, what is x? X is Meenu's age in the year 2002. 2002 के अंदर जो मीनू की एज थी वो x थी. यानी कि 2002 के अंदर मीनू की एज was 8 years. Now what we have to find is what is Meenu's age of birth. अब यदि 2002 में मीनू 8 years की है, so what will be the year of birth? Year of birth will be 2002 minus of 8, because 2002 में मीनू की age is 8 years. So what will be the year of birth? 2002 minus of 8, that will give you 1994. Right? It will be your 1994. In the year 1994, Meenu was born. It is the year of birth of Meenu. Now let's see the next questions. Question number 5. Rakesh and Rajesh together bought 10 balls and 10 rackets. मतलब राकेश और राजेश ने मिलकर 10 balls purchase करी और 10 rackets purchase किए. राकेश spent rupees 1300. राकेश ने 1300 rupees spend किए और राजेश ने spend किए 1500 rupees.
इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 times अ बॉल डज, यदि हर रैकेट की जो कॉस्ट है वो बॉल की कॉस्ट की 3 times है, then what is the price of the racket? So what will be the price of the racket? That we have to find it out. So we are assuming that the cost of ball is your x rupees, because जो रैकेट है उसकी कॉस्ट डिपेंड कर रही है बॉल की कॉस्ट पे, तो हमने मान लिया कि अज्यूम किया कि जो कॉस्ट बॉल की है वो आपकी x रुपीज है। अगर बॉल की कॉस्ट x रुपीज होगी तो रैकेट की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ रैकेट, वन रैकेट वी आर टॉकिंग अबाउट, वन रैकेट एंड वन बॉल ओनली। सो एक रैकेट की कॉस्ट कितनी होगी? 3 times ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बॉल, दैट मीन्स 3 times ऑफ x। सो कॉस्ट ऑफ रैकेट विल बी योर 3x रुपीज। ना ये तो हमने अज्यूम किया 1 के लिए कि कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज x, कॉस्ट ऑफ वन रैकेट इज 3x। नाउ परचेज जो किया है वो 10 बॉल्स की है और 10 रैकेट्स किए हैं। सो यदि वन बॉल की कॉस्ट x है तो 10 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी? इट विल बी योर 10x। एंड इफ कॉस्ट ऑफ वन रैकेट इज 3x, कॉस्ट ऑफ 10 रैकेट्स विल बी 10 multiplied by 3x, that is your 30x will be the cost of your 10 rackets. टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ? 1300 एंड योर 1500। सो कॉस्ट ऑफ बॉल इज योर 10x, cost of rackets 10 rackets is your 30x, cost of 10 balls is 10x, cost of 10 rackets is your 30x. this is the total money spent, और total money कितना spent हुआ? 1300 plus your 1500. this is the total money spent by Rakesh and Rajesh. now 10x plus 30x will become your 40x. it is equivalent to 1300 plus 1500, it will be your 2800. now what the value of x will be? X will be 2800 divided by 40. 0 0 cancel, 4 7 4 8 is 4 7 28, 70. so cost of your x, value of x is your 70 rupees. X is what? Cost of ball is your x, that means cost of ball is 70 rupees because value of x is your 70 rupees. But we have to find the cost of your racket, so cost of racket will be your 3x. cost of one racket is your 3x, so it will be 3 multiplied by value of x is 70, so it will be 3 7 is 21, 210 rupees. cost of one racket will be your 210 rupees. Now the next question is, in a conference out of a total 100 participants 70 are Indians. कोई एक conference है उसमें total number of participants is your 100 and out of 100 70 are Indians. Indian participants are your 70. if Indians are 70, so what we can conclude from here? That non-Indians will be your 100 minus 70, because total 100 participants were there. Out of 100, 70 were Indians. So the participants who were non-Indians were 100 minus 70, that is 30 participants are there who are non-Indians. Now if 60 of the total participants are vegetarian, if out of 100 vegetarians are 60, vegetarian participants are your 60, so how many will be the non-vegetarian? Non-vegetarian participants will be your 100 minus 60, that is 40 participants are there who are non-vegetarian. Total of 100 participants were there, out of which Indians were 70, so non-Indians will be 100 minus 70, that is 30. Vegetarians were 60, so non-vegetarians will be 100 minus 60, that is your 40. Then which of the following statement is or are correct? We have to check whether these statements are right or not, means true or not. The first statement is at least 30 Indian participants are vegetarian, means minimum कितने आपके पास Indian participants हैं जो कि vegetarian है, that we have to calculate. If it is coming equivalent to 30, then we will say the first statement is correct. Now total participants 100 हैं, उसमें से Indian आपके पास 70 हैं और वेजिटेरियन जो है वो 60 है। अगर हम ये मान लें कि जितने भी नॉन इंडियंस हैं वो सारे के सारे वेजिटेरियन हैं, हमने ये अज्यूम कर लिया क्योंकि हमें एटलीस्ट इज गिवन कि कम से कम ऐसे कितने इंडियंस पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि वेजिटेरियन हैं। तो अब ये मान लें हम कि जितने भी नॉन इंडियंस हैं, नॉन इंडियंस आर योर 30, कि सारे के सारे जो नॉन इंडियंस हैं वो सारे के सारे आपके वेजिटेरियन हैं। अगर 30 के 30 जो नॉन इंडियंस हैं वो सारे के सारे यदि वेजिटेरियन हुए तो टोटल वेजिटेरियन कितने हैं? 60। टोटल वेजिटेरियन
जो है हमारे पास वो है 60। अब इन 60 में से हम ये मान लेते हैं कि जितने भी नॉन इंडियंस हैं, वो जो कि 30 है, वो सारे के सारे नॉन इंडियंस जो है वो वेजिटेरियन है। यानी कि इनको हटा दें हम, सारे के सारे नॉन इंडियंस हम मान लेते हैं कि वेजिटेरियन है, तो 60 माइनस 30 इज योर 30। दैट मीन्स 30 ऐसे पार्टिसिपेंट्स अभी भी बचे हैं जो वेजिटेरियन है। यानी कि ये 30 पार्टिसिपेंट्स कौन है? आपके इंडियंस हैं। यानी मिनिमम ऑफ 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स विल बी वेजिटेरियन। ऑल्दो ये पॉसिबल है कि सारे के सारे नॉन इंडियंस जो हो वो वेजिटेरियन ना हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एट लीस्ट लिखा हुआ था कि कम से कम कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जब लीस्ट लिखा हुआ यानी हम ये मान लेते हैं कि जितने भी नॉन इंडियंस हैं वो सारे के सारे वेजिटेरियन हैं। अगर वो सारे के सारे वेजिटेरियन हुए, हमने मान लिया कि 30 के 30 वेजिटेरियन है, यानी कि टोटल 60 वेजिटेरियन थे, उनमें से सारे के सारे नॉन इंडियंस वेजिटेरियन हैं। इसके बाद भी 30 पार्टिसिपेंट्स बचेंगे जो वेजिटेरियन हैं। अब ये 30 पार्टिसिपेंट्स कौन है? ये इंडियंस हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू दैट एट लीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन हैं। सो दीज 30 पार्टिसिपेंट्स विल बी योर इंडियन. So we will conclude that the first statement is correct. Now the second statement is at least 10 Indian participants are non-vegetarian. Again it is your at least is written. At least 10 Indian participants are non-vegetarian. अब देखिए कि टोटल आपका नॉन वेजिटेरियन कितने हैं? 40 हैं. टोटल जो नॉन वेजिटेरियन है वो 40 है। अभी हमने क्योंकि वेजिटेरियन के लिए कंसीडर करना था तो हमने टोटल वेजिटेरियंस लिए थे। अब हमें कंसीडर करना है नॉन वेजिटेरियन के लिए, तो हम लेते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो टोटल नॉन वेजिटेरियन कितने हैं हमारे पास? वेजिटेरियन 60 थे हमारे पास, टोटल नॉन वेजिटेरियन हमारे पास 40 थे। तो टोटल नॉन वेजिटेरियन हमारे पास 40 है। अब हम ये मान लेते हैं कि जितने भी नॉन इंडियंस हैं वो सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि इंडिया के कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं एटलीस्ट जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं। तो टोटल हमारे पास जितनी भी टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें हमें पता है कि टोटल 40 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं। तो हमने ले लिया टोटल नॉन वेजिटेरियन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 40 हैं। अब हमने माना कि जो नॉन इंडियंस हैं, जो 30 नॉन इंडियंस हैं, वो सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर वो सारे ही नॉन वेजिटेरियन हुए तो 40 माइनस 30 किया तो हमारे पास कितना आया? 10 आया। यानी कि 10 इंडियंस ऐसे हैं मिनिमम जो कि नॉन वेजिटेरियन होंगे, क्योंकि टोटल 40 नॉन वेजिटेरियन है और टोटल 30 हमारे पास नॉन इंडियंस हैं। तो अगर सारे के सारे नॉन इंडियंस भी यदि नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे तो भी हमारे पास 10 ऐसे पार्टिसिपेंट्स बचेंगे जो कि इंडियन ही होंगे ऑब्वियसली, जो कि आपके नॉन वेजिटेरियन होंगे। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू दैट एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर non-vegetarian. So this is how we can conclude by calculating. So these are the questions from different competitive exams which are asked in various years. So this is all in this video. Soon we'll be coming with the more videos with different type of questions which are generally asked in various competitive exams in various years. Thank you.